बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब माय नेम इज़ कीर्ति। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और सॉल्व करने वाले हैं पूरी ऑफिशियल आंसर की है, जिनका पेपर 3 जुलाई 2021 को कंडक्ट हुआ था जबलपुर के लिए, दतिया के लिए। और तो ये पेपर जो जीएमसी का पेपर है, और जिन भी लोगों ने पेपर दिया था तो उनके लिए तो हेल्पफुल है ही। आप लोग अपना स्कोर है जो चेक कर सकते हैं, कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं रॉन्ग। तो यहाँ पर वन मोर थिंग, जिनका अब 10 तारीख को पेपर होने वाला है उनके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहना। और जिन भी लोगों ने आज बिहार एनएचएम स्टाफ नर्स का पेपर दिया है वो लोग कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो ये जीएमसी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए रिसेंट में पेपर हो रहे हैं, अभी तक रीवा, विदिशा और इंदौर एमजीएम के लिए हो चुके हैं, और एमजीएम और अभी रिसेंट में वैकेंसी निकली तो उनमें भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये पेपर है जो अभी रिसेंट में 3 मेडिकल कॉलेज के लिए कंडक्ट हुआ था 3 जुलाई 2021 को। आज है 5 जुलाई, विद इन 2 डेज में आंसर की आ जाती है, इसीलिए मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर रेडी नहीं किया था। यहाँ पे चलिए हम इस पेपर को देखते हैं। पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। टोटल यहाँ पर 120 मिनट का टाइम दिया गया था। 100 क्वेश्चन थे, नो नेगेटिव मार्किंग आई थी। 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से रिलेट करते थे, बाकी 10 में जनरल अवेयरनेस रखी गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है वो आपका राइट आंसर है, और जो रेड है वो रॉन्ग आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, What are the unusually shaped bone for a unique purpose like vertebra? These also provide protection and large surface to which muscles can attach. तो ऐसी बोन्स यहाँ पर पूछी थी जिनका कोई भी एक स्पेशल पर्पस के लिए शेप दिया जाता है, जैसे कि वर्टिब्रा। तो ये किस टाइप की बोन है? तो ये है इरेगुलर बोन्स। ये बोन्स के टाइप को लेके क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि यूनिक पर्पस के हिसाब से कुछ बोन्स होती हैं, जैसे कि वर्टिब्रल बोन है जो, तो वो कौन सी बोन है, कौन से टाइप की बोन है? तो रेगुलर बोन्स जिसमें बहुत सारी मसल्स अटैच रहती हैं। यहाँ पर हिंदी में भी है क्वेश्चन, एक विशेष उद्देश्य के लिए असामान्य रूप से निर्मित हड्डियाँ जैसे कि वर्टिब्रा यह सुरक्षा और बड़ी सतह भी प्रदान करती हैं जिससे मांसपेशियाँ जुड़ सकती हैं। तो क्या है? अनियमित हड्डियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट इज फाउंड इन द रिस्ट? इनमें से कौन सा जॉइंट है जो रिस्ट में पाया जाता है? ऑप्शन में पाइवोट, हिंज, कॉन्डिलॉइड या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कौन सा जॉइंट है जो रिस्ट में पाया जाता है, कलाई में आपकी पाया जाता है, वो क्या है? कॉन्डिलाइट जॉइंट या फिर स्थूल काय संधि हिंदी में कहें तो। दोनों मैं आपको शो करती जा रही हूँ, इससे आप लोग देख सकते हैं। और जिनका 10 तारीख को पेपर है, तो आप चाहें जीएमसी का पेपर है जिनका, तो आप चाहें जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं वो आप पेपर ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आपको पेपर लेना इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेरोलॉजिकल एंड टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिंग ऑफ रेबीज। तो कौन सा टेस्ट है जो यूज़ की? एक सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है, दूसरा कौन सा टेस्ट है? मॉलिक्यूलर टेस्ट होगा, जो कि रेबीज डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? मॉलिक्यूलर। ऑप्शन में हेमेटोक्रिट वैल्यू, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन या फिर मॉलिक्यूलर। तो सेरोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिडेमर रिपीट CRISPR system, an efficient and robust system originating from bacteria, serves as an important tool in gene therapy. तो एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर पूछा है कि जिसका जो कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, जो कि मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, जीन थेरेपी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो क्या है? जीन एडिटिंग। क्या है? जीन एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज द पार्ट ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज? अल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए कौन सा जो विटामिन है वो हेल्पफुल होगा? तो वो होगा विटामिन B12। डाइटरी मैनेजमेंट में अल्जाइमर डिसीज के लिए कौन सा, जिस पेशेंट को अल्जाइमर डिसीज है उसकी डाइट में क्या ऐड करना है? विटामिन B12। नेक्स्ट है यहाँ पर,
The gene encoding for calf stomach chymosin was cloned and expressed in an industrial strain of Clovir-Mix lactase that had been used for many years in the same production of food ingredients. तो बछड़े के स्टमक काइमोसिन के लिए जीन इनकोडिंग को क्लोन किया गया था और क्लूबेरोमाइसिस लैक्टिस के एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेन में व्यक्त किया गया था। तो एक जो हिस्सा यूज़ किया गया था और वो कई वर्षों से यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, तो वो है ईस्ट। क्या है? ईस्ट। फूड इंग्रेडिएंट के प्रोडक्शन में जो यूज़ किया जाता है वो क्या है? ईस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर इन 1847 established the first laboratory devoted to experimental pharmacology in the basement of his home in Dorpat, which is as the cradle experiment of pharmacology. तो वो कौन थे? तो वो थे 1947 में रोडोल्फ बोकहेम ने डोरपट स्थित अपने घर में तहखाने में प्रायोगिक औषध विज्ञान को समर्पित पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसे बहुत ही अच्छे तौर पर एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कौन थे? वो थे रोडोल्फ बोकहेम। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज एन आर्किमिक टर्म डिस्क्राइबिंग डोजेस रेजिमेन। एक पुरातन शब्दावली जो खुराक के नियमों का वर्णन करती है तो वो है पोसोलॉजी। एज कम्पेयर टू जितने भी प्रीवियस जीएमसी पेपर हुए हैं, ये वाला पेपर टफ आया था। जिन भी लोगों ने, इवन मेरी 15 से 20 लोगों से बात हुई थी, किसी को 5 से ज़्यादा क्वेश्चन याद ही नहीं थे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस तरीके का पेपर देख के सब लोग सब भूल गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अनस्टैंड लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल ट्रिप्नोमा पैलिडियम। तो कौन सी अनस्टैंडिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक जो मेथड यूज़ की जाती है जैसे कि ट्रिप्नोमा पैलिडियम, तो वो क्या है? डार्क ग्राउंड एल्यूमिनेशन। जो ट्रिप्नोमा पैलिडियम है इनके लिए एग्जामिनेशन के लिए एक मेथड यूज़ की जाती है, तो क्या है? डार्क ग्राउंड एल्यूमिनेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट आर द जनरली लोकेटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो जो केंद्रक होते हैं उनके सबसे पास में क्या होता है? ऑप्शन है साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस। तो जो केंद्र होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं सेल्स के, उनमें सबसे पास में क्या होता है? गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट है यहाँ पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड हेल्थ एज। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन आई थी, तो वो है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मेटरी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? सेकंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित किया है? पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती और ना कि केवल बीमारी, अशक्तता की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट दैट इज नीडेड टू बी मेंटेन्ड बाय सिस्टर इंचार्ज ऑफ द OPD। तो कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी ज़रूरत सिस्टर इंचार्ज को OPD में पड़ेगी? तो होगा मेडिसिन इन्वेंट्री। बाकी सभी की पड़ेगी। डेड स्टॉक इन्वेंट्री, एक्सपेंडेबल स्टॉक रजिस्टर, लिनन इन्वेंट्री, बट मेडिसिन इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी डिसीजन हैव ट्रेडिशनली बीन मेड बेस्ड ऑन टारगेट ऑक्यूपनी लेवल विच इज़ द ऑफ एक्यूपाइड बेड। तो किस हिसाब से है जो अस्पताल की बिस्तर संख्या के निर्णय परंपरागत रूप से लक्षित अधिभोग स्तरों के आधार पर किए जाते हैं, जो कि एक ऑक्यूपाइड बेड है, तो वो किस तरीके से होगा? होगा एवरेज परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पर है मीन परसेंटेज, मीडियन, रेशियो एंड एवरेज। तो क्या होगा? एवरेज परसेंटेज। नेक्स्ट आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन इन हॉस्पिटल। ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन है जो हॉस्पिटल में, तो उनके क्या बेनिफिट हैं जो मिलेंगे? ऑप्शन में प्रिस्क्राइब मेडिसिन ऑटोमेटिकली डिस्पेंस द बिल्स, अलाउज कंटिन्यूस टाइम ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री, क्रिएट्स वेट लिस्ट फॉर पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। तो जो ऑटोमेटिक मशीन है डिस्पेंसरी में पूछा है स्पेशली, तो उनका सबसे सही यूज़ क्या होगा कि कंटिन्यूस टाइम ट्रैकिंग इन्वेंट्री के लिए अपने आप से ही टाइम को रिकॉर्ड करती रहेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर अ फॉर्मुलेशन ऑफ अ नर्सिंग डायग्नोसिस बाय एम्प्लॉइंग क्लिनिकल जजमेंट असिस्ट इन। तो फॉर्मुलेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस बाय एम्प्लॉइंग क्लिनिकल जजमेंट असिस्ट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशेंट केयर।
नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस फंक्शंस एज अ सिस्टमैटिक गाइड टू क्लाइंट सेंटर्ड केयर विथ 5 सीक्वेंशियल स्टेप। दीज आर असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो जो नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप होते हैं, तो यहाँ पर वही पूछा है, उनका सीक्वेंस भी दिया है 5 स्टेप का कि पहले असेसमेंट करेंगे, देन डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ऑप्शन में था सेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, कंट्रोलिंग और प्लानिंग। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्लानिंग, क्योंकि जो नर्सिंग प्रोसेस होती है इसमें 5 जो सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं वो यही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस इज द नर्स क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होगा कि नर्स क्लिनिकल जजमेंट है क्लाइंट के रिस्पॉन्स को लेके, तो क्या है, टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ कंडीशन और नीड्स। तो नर्सिंग डायग्नोसिस किस बेस पर बनाते हैं? जो पेशेंट ने हमें रिस्पॉन्स दिया उसके अकॉर्डिंग कि एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ कंडीशन और ज़रूरत क्या है, प्रायोरिटी क्या है आपकी। ऑप्शन में आया था टू डिसीज, टू हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, टू हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट इन पेन। तो कोई पेशेंट यदि दर्द में है तो आपका फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन में रिकॉग्नाइजिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ पेन, determining if the pain is really there, not talking to the patient, teaching the patient to concentrate on pain and acknowledge it। तो यहाँ पर आपको जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं उन पर ध्यान नहीं देना है यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? रिकॉग्नाइजिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ पेन, जहाँ पर पेन है उस जगह को पहचानना है, दर्द की मौजूदगी को पहचानना है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन प्रोवाइडिंग केयर फॉर अ पेशेंट विथ एन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यदि आप किसी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो आप किस तरीके की केयर उसको प्रोवाइड करवाएंगे? ऑप्शन में है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं हम डायरेक्ट। रिकॉग्नाइज एंड कन्वे एप्रिसिएशन फॉर द हेल्थ केयर माइलस्टोन दैट ही और सी हैज़ अचीव्ड। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा के मील के पत्थर को पहचानना और उसकी सराहना करना जो उसने हासिल किया है या की है। कोई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पेशेंट है तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि उसने अभी तक जो भी चीज़ें की हैं उन चीज़ों को आपको क्या करना है? पहचानने की कोशिश करना है। उसके जितने भी अभी तक माइलस्टोन रहे हैं वो सभी आपको उसके हिसाब से उसकी केयर करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पेशेंट विथ लिंग्विस्टिक डिसेबिलिटीज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि किसी जो कॉमन एग्जाम्पल पूछा है जिसको क्या है? लिंग्विस्टिक डिसेबिलिटीज़ हैं, भाषाई अक्षमताओं वाले रोगियों में शामिल है, तो क्या होगा? ऑप्शन में कंजेनाइटल डिफेक्ट सच एज क्लेफ्ट पैलेट, ट्यूबरक्लोसिस, एडिनोवायरस इन्फेक्शन है, फिर एसिनोटोबैक्टर इन्फेक्शन। यहाँ पर लिंग्विस्टिक डिसेबिलिटीज़ पूछी है तो किसके कारण होगी? क्लेफ्ट पैलेट या फिर क्लेफ्ट लिप के कारण। तो आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्निया इज एन अनकम्फर्टेबल। तो डिस्निया का मतलब पूछा है, डिस्निया का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग, कि आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है किसमें? सांस लेने में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट है एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ कीमोथेरेपी इज टू इंश्योर दैट। तो आपकी एक एज ए नर्स एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? जिस भी पेशेंट को कीमोथेरेपी डिलीवर की जा रही है तो आपको किस चीज़ को लेके इंश्योर रहना है? ऑप्शन में द पेशेंट्स फैमिली मेंबर आर प्रेजेंट एवरी टाइम द ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड, द करेक्ट डोज एंड ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड बाय द करेक्ट रूट टू द राइट पेशेंट, द डॉक्टर शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द पेशेंट इज नॉट फीलिंग पेन। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ नर्स, जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जा रही है तो क्या होगी? करेक्ट डोज एंड ड्रग एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द करेक्ट रूट टू द राइट पेशेंट। तो हमने जो राइट पढ़े हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, यहाँ पर वही आया था। डोज ड्रग जिस रूट से दी जा रही है, जिस पेशेंट को दी जा रही है, तो ये सभी चीज़ें करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर when taking a gastrointestinal health history, what is not needed to be ensured from the following topics that are fully explored within the SOPR history taking format। तो SOPR history taking format में है जो यदि आप GI ट्रैक्ट की हिस्ट्री ले रहे हैं तो क्या इंक्लूड नहीं रहेगा।
ऑप्शन में नोजिया, वॉमिटिंग, डिफिकल्टी इन swallowing, इंडाइजेशन, एनी जॉइंटिस, न्यूट्रिशन और प्लेस ऑफ बर्थ। यदि आप जीआई हिस्ट्री ले रहे हैं तो सोपियर हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट है, उसमें जो इंक्लूड नहीं होगा वो क्या होगा, प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इंक्लूड्स इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन। तो यहाँ पर है कि निरीक्षण और परिस्पर्शन में क्या शामिल होगा, पैपिस्मियर, इकोकार्डियोग्राफी, थोरासिंथेसिस या फिर एनोरेक्टल एग्जामिनेशन। तो इंस्पेक्शन और पाल्पेशन के लिए क्या होगा, एनोरेक्टल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर पीपल ओवर द एज ऑफ 100 ईयर आर कैटेगराइज्ड एज। जिनकी एज 100 से 100 साल से ज़्यादा है तो उनको किस में गिना जाएगा, ओवर 100, 100 से अधिक। नेक्स्ट है इन जीरियाट्रिक नर्सिंग केयर प्रोवाइडर फोकसेस ऑन। तो जीरियाट्रिक नर्सिंग में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी केयर की जा रही है तो किस चीज़ पर आप फोकस करेंगे। ऑप्शन में मेकिंग द एल्डरली अवेयर अबाउट देयर एज रिलेटेड प्रॉब्लम, sympathizing with old age patient by reminding of their condition, long term management of chronic condition, making patient dependent on the caregiver। तो जो भी जीरियाट्रिक नर्सिंग रहता है, ओल्ड एज पीपल की जिसमें केयर की जाती है, तो जीरियाट्रिक नर्सिंग में केयर प्रोवाइडर होता है किस चीज़ पर फोकस करता है कि जो भी लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कंडीशन है उनके मैनेजमेंट पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन का कॉज क्या है। ऑप्शन है ट्राइकोमोनास, क्राउप, बर्साइटिस, लूपस। तो जो यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन का कारण है वो क्या है, तो वह ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट है यहाँ पर रीनल ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस्ड इज बेस्ड ऑन। तो रीनल ट्यूबरक्लोसिस किस बेस पर डायग्नोस की जाती है। ऑप्शन है डिटेक्शन ऑफ एकेंथोम्बिया, साइज एंड शेप ऑफ द एन्यूरिज्म, टीबी, वैसिला इन यूरिन एंड आईवीपी, सीएसएफ शोइंग प्लियोसाइटोसिस। तो रीनल ट्यूबरक्लोसिस, किडनी में ट्यूबरक्लोसिस को किस बेस पर डायग्नोस किया जाएगा कि टीबी के जो वैसिलाई हैं, बैक्टीरिया हैं, यूरिन में प्रेजेंट रहे एंड आईवीपी में। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस के स्टेप्स कौन से नहीं हैं। ऑप्शन में इनिशिएशन, डाइजेशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन। तो कार्सिनोजेनेसिस के जो स्टेप नहीं है वो क्या है, डाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या है। ऑप्शन में है हैविंग सेक्स एट एन अर्ली एज, हाई फैट डाइट, एल्कोहल कंजप्शन, फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 30। तो यहाँ पर सर्विक्स कैंसर का जो कारण हो सकता है वो क्या है, हैविंग सेक्स एट अर्ली एज, कम उम्र में सेक्स करना। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ वेंटिलेटर डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर कौन से टाइप का वेंटिलेटर डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिलीवर अ प्रीसेट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड प्रीसेट O2। तो ये किस टाइप का वेंटिलेटर है, तो वो वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर। नेक्स्ट है यहाँ पर an arterial line is used if a frequent blood pressure and arterial blood gas determination are needed, it is especially useful। तो जो आर्टेरियल लाइन है, ए लाइन है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब ब्लड प्रेशर और आर्टियल ब्लड गैस एबीजी एनालिसिस किया जा रहा हो। तो इसका एक मेन यूजफुल क्या होगा, फॉर पेशेंट विथ स्टेबल वाइटल, फॉर एयर एम्बुलेंस, आफ्टर सर्जरी, फॉर पेशेंट एक्सपीरियंसिंग कार्डियक टेम्पोनेट। तो ए लाइन एंड एबीजी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत कब पड़ेगी, कब, जब कोई सर्जरी हुई हो उसके बाद। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, आफ्टर सर्जरी। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ अ पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद अ फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, द टीम शुड मेक डिमेंशिया फ्रेंडली एडजस्टमेंट टू देयर अप्रोच एंड द एनवायरनमेंट, be they in hospital or care home, to help them maintain a maximum level of functioning and quality life. This can be ensured by। तो यदि किसी रोग को यदि किसी पेशेंट को डिमेंशिया की कंडीशन हुई हो, तो डिमेंशिया का कोई पार्ट डायग्नोस हुआ हो, तो आपको डिमेंशिया फ्रेंडली एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं, सभी चीज़ें उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आपने सभी चीज़ें सही से की हैं या नहीं, या फिर किस तरीके का एनवायरनमेंट आप उसको देंगे।
तो ऑप्शन है एडजस्टमेंट द मूवमेंट, गुड लेवल ऑफ लाइट, क्लोज रूम, कंस्टेंट प्रेजेंट ऑफ नर्सेस इन द पेशेंट रूम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गुड लेवल ऑफ लाइट है जो प्रोवाइड कराना है ताकि पेशेंट फॉल डाउन ना हो पाए, उसको सभी चीज़ें अच्छे से रहें। नेक्स्ट यहाँ पर थ्रू गुड केयर प्लानिंग एंड कोलैबोरेशन विथ सेकेंडरी केयर colleagues or by advising and supporting family care in community setting, nurse can help to ensure people with dementia with which of the following। तो यहाँ पर कोई डिमेंशिया का जो पेशेंट है उसके लिए कोई सेकेंडरी केयर कलीग है उसके लिए, तो आप उसकी सपोर्टिंग फैमिली भी है, तो सभी चीज़ों के लिए एज अ नर्स आप किस तरीके से उसको इंश्योर करेंगे, लोगों को समझाएंगे। by providing adequate citrus liquid drink, by providing high protein diet, by assisting to go to toilet frequently, by assisting in exercise। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज में हेल्प करवाएंगे, असिस्ट करवाएंगे जो भी सेकेंडरी प्यूपिल साथ में है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंपल एडजस्टमेंट दैट कैन हेल्प टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद पीपल हु हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू इंक्लूड। तो यहाँ पर साइकेट्रिक के अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं कि सिंपल एडजस्टमेंट क्या होगा यदि किसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू है, किसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने की कंडीशन है, तो वहाँ पर सबसे सही तरीके से आप कैसे हैंडल करेंगे। बीइंग सीरियस एंड कंसर्न, यूजिंग मेडिकल लैंग्वेज, यूजिंग शॉर्ट सेंटेंस, यूजिंग द लैंग्वेज इन विच द नर्स आर फैमिलियर विथ फॉर बेटर कम्युनिकेशन। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू है, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप उसके कम्युनिकेशन में छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो यूज़ करेंगे जिससे उसको समझने में ईजी रहे और वो भूले भी ना। नेक्स्ट है यहाँ पर विथ अ कम्युनिटी हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स इज व्हाट मेक्स कम्युनिटी मेडिसिन यूनिक स्पेशलिटी। तो कम्युनिटी मेडिसिन की एक यहाँ पर यूनिक स्पेशलिटी पूछी है, तो क्या है वो ऑप्शन है केयर प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस, फिजियोथेरेपी या फिर टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिटी मेडिसिन की एक यूनिक स्पेशलिटी है वो क्या होगी, क्लिनिकल प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने जो हेल्थ के डिटर्मिनेंट पूछे हैं यहाँ पर वही है, ऑप्शन है साइकोलॉजिकल, द फिजिकल एनवायरनमेंट, एक्सपोजिशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन, इंटरपर्सनल रिलेशन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या है यहाँ पर, फिजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ नहीं है। ऑप्शन है द सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, पर्सन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, पर्सन्स मटेरियल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर कौन सा है जो नहीं है, तो वो क्या है, पर्सन्स मटेरियल एनवायरनमेंट। बाकी सोशल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ये तीनों लाइन से बताए गए हैं, जो नहीं है वो क्या है, मटेरियल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्सरे इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलता है, तो किसका फीचर होगा, ऑप्शन है निमोनिया, एम्पायमा, ब्रोंकियोलाइटिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस। छाती के एक्सरे में, चेस्ट एक्सरे में प्राइमरी कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी। यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। ऑप्शन में टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिसीज फाउंड इन द कम्युनिटी, टू evaluate both existing and new preventive and therapeutic measures and models, to study the natural history and prognosis of disease, to help draw conclusion on the social cause of a problem। तो जो एपिडेमियोलॉजी है उसके सभी उद्देश्य हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है, समस्या के सामाजिक कारणों पर निष्कर्ष निकालने में सहयोग करना। एपिडेमियोलॉजी का ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बाकी डिसीज किस के कारण हो रही है, इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या रही है, प्रोग्नोसिस क्या है, तो ये एपिडेमियोलॉजी में इसकी स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर देयर आर सम स्टेप्स इंक्लूडेड इन द प्लानिंग ऑफ द फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो यहाँ पर फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्लानिंग नर्सिंग प्रोसेस में कौन सा पार्ट है जो इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन में एनालिसिस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी, एवेल्युएशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सेटिंग अ गोल। तो यहाँ पर एनालिसिस होगा, प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं आप प्लानिंग के लिए, गोल सेट कर रहे हैं, सेटिंग अ गोल और प्लानिंग कर रहे हैं। इवैल्यूएशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये है जो नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर
व्हाट डिस्क्राइब फैमिली प्रोफाइल विच एक्सप्लेन ऑल द नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम इन द फैमिली। तो क्या होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फैमिली हेल्थ नर्सिंग। फैमिली हेल्थ नर्सिंग का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। ऑप्शन में था सिलेक्टिव सर्विस प्रोविजन, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, प्रोवाइड कंटिन्यूस सर्विस। तो फैमिली हेल्थ नर्सिंग का जो पार्ट नहीं है वो क्या है, सिलेक्टिव सर्विस प्रोविजन, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर साइन एंड सिम्टम ऑफ कैम्प्लोबैक्टीरियोसिस में इंक्लूड। तो कैम्प्लोबैक्टीरियोसिस के साइन सिम्टम क्या है, तो वो डायरिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ कोल्ड सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पर कोल्ड सोर्स होने का जो पॉसिबल कॉज है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन में है कॉन्टैक्ट विथ द फेस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल और पेट्स, किसिंग, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, ईटिंग रॉटन फूड। तो कोल्ड सोर्स होने का जो कारण बन सकता है वो क्या है, किसिंग, मुंह के छाले जिसको हम कहते हैं। तो बच्चों को स्पेशली ये होने का डर, बड़ों में भी होता है बट जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा रहता है मुंह के छाले या फिर कोल्ड सोर्स। तो इनके होने का संभावित कारण क्या हो सकता है, किसिंग। नेक्स्ट व्हाट इज अ पेनफुल स्किन रेसेस कॉज्ड बाय द सेम वायरस दैट कॉज द चिकन पॉक्स। तो ऐसा स्किन रेसेस हो रहे हैं जो कि एक सेम वायरस जो चिकन पॉक्स के होने का कारण भी बनता है। स्किन रेसेस और पेनफुल हैं तो वो क्या है। ऑप्शन में सिग्लोसिस, रूबेला, रोटावायरस एंड सिंगल्स। तो वो क्या है, सिंगल्स, जिसको हम दाद कह सकते हैं, जो कि चिकन पॉक्स के होने का कारण भी बनेगा। और पेनफुल स्किन रेसेस हो रहे हैं तो वो क्या है, सिंगल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ द एंटेरिक नर्वस सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द सबम्यूकोसल एंड मेजेंट्रिक प्लेक्सिस। तो यहाँ पर एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है एंटेरिक नर्वस सिस्टम का, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी एब्सेंट रहेंगी। तो वो क्या है, वो हिरस्प्रिंग्स डिसीज। क्या है, हिरस्प्रिंग्स डिसीज, जिसको मेगा कॉलोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ कंजेनाइटल ड्यूडेनल एट्रेसिया। तो कंजेनाइटल ड्यूडेनल एट्रेसिया का साइन यहाँ पर कौन सा नहीं है। ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, एब्डोमेन में बी डिस्टेंटेड, इशू बाय ब्रीदिंग नॉर्मली, पेरिस्टाल्टिक वेव्स में बी सीन अर्ली इन द डिसीज प्रोसेस। तो ड्यूडेनल एट्रेसिया का जो साइन नहीं है वो क्या, इशू इन ब्रीदिंग नॉर्मली, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर द एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस इन द बिगिनिंग ऑफ द विच वीक। तो एम्ब्रियो है जो फीटस में कन्वर्ट हो रहा है, तो बिगिनिंग ऑफ द वीक किस वीक में होगा। ऑप्शन है 4th, 7th, 8th या फिर 9th। तो क्या होगा, 9वें वीक में। 9वें वीक में एम्ब्रियो फीटस में है जो कन्वर्ट होने लगता है, शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। तो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम क्या है। तो यहाँ पर आंसर बताया रिजल्ट फ्रॉम एल्कोहल एक्सपोजर ड्यूरिंग द मदर्स प्रेगनेंसी। फीटल एल्कोहल सिंड्रोम का मतलब है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर क्या कर रही है, शराब पी रही है। ऑप्शन में था रिजल्ट फ्रॉम एल्कोहल एक्सपोजर ऑफ फादर ड्यूरिंग द कंसेप्शनल पीरियड, रिजल्ट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ मेडिसिन रिलेटेड विद कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, ऑटो डेवलपमेंट ऑफ एल्कोहल इन बॉडी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इन प्रेग्नेंट वुमेन। बट इसका आंसर क्या है, प्रेगनेंसी में मदर अपनी प्रेगनेंसी में भी एल्कोहल का एक्सपोजर कर रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्टिविटीज एम्ड एट लिमिटिंग द इफेक्ट्स ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी फॉर पीपल इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ इलनेस एंड प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल who already have residual damage the part of which of the following stage of prevention। बीमारी के शुरुआती चरणों में आप उसका पता नहीं लगा पाए अर्ली स्टेज में, देन आपको रिहेबिलिटेशन तक की जरूरत पड़ेगी ट्रीटमेंट के बाद। तो किस लेवल के प्रिवेंशन में जाएगा, तो ये आ जाएगा टर्सरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंशन इज नीडेड फॉर इन्फेंट्स बर्थ टू 6 months चाइल्ड फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। तो बर्थ से लेके 6 महीने तक के बच्चों में कौन से प्रिवेंशन है जो हमें लेने होंगे। ऑप्शन में है नेवर शेक द इन्फेंट, यूज गेट्स एज एट स्टेप्स एंड स्टेयरवेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉल्स, टर्न पॉट हैंडल्स अवे फ्रॉम एज ऑफ स्टोव, कीप मैचेस
and lighters out of reach। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंशन इज नीडेड। तो इन्फेंट्स जो बर्थ से लेके 6 महीने तक का इन्फेंट है उसमें कौन सा प्रिवेंशन आप लेंगे। तो वो होगा नेवर सेक द इन्फेंट, बच्चे को कभी भी झकझोर करना हिलाएं। कुछ लोग करते हैं ना, बच्चों को ऊपर की तरफ कैरी करने लगते हैं, हिला हिला के खिलाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट्स एरिया इन ओपन पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट शुड बी। तो पेशेंट एरिया है जो PICU में कितना होना चाहिए, 150 से 200 स्क्वायर फीट तक। नेक्स्ट यहाँ पर चाइल्डहुड ऑनसेट सीजोफेनिया, वेयर चिल्ड्रन सिम्टम मीट क्राइटेरिया फॉर सीजोफेनिया एंड वेयर सिम्टम स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 13। यहाँ पर क्वेश्चन है कि चाइल्डहुड ऑनसेट सीजोफेनिया, तो बच्चे की एज क्या रखी गई है यहाँ पर, बिफोर 30 ईयर ऑफ एज यदि सिम्टम होते हैं सीजोफेनिया के तो ये क्या होगा। ऑप्शन में कॉमन डिसऑर्डर, अ वेरी रेयर डिसऑर्डर, कम्युनिटी स्पेसिफिक डिसऑर्डर, कॉज ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट। बट चाइल्डहुड ऑनसेट सीजोफेनिया में बहुत ही एक तो रेयरली होता है, यदि इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं तो बहुत ही क्या वेरी रेयर डिसऑर्डर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सिचुएशन व्हेन प्रिस्क्रिप्शन थॉट्स और इमोशन आर डिसऑर्डर्ड सो सीवियरली दैट कॉन्टैक्ट इन लॉस्ट विथ एक्सटर्नल रियलिटी। तो क्या है, साइकोटिक टर्म है जो इसके लिए यूज किया जाएगा, जिसमें पर्सन अपना परसेप्शन, थॉट, इमोशन, इन सभी चीज़ों से लॉस्ट होने लगेगा, इन चीज़ों से। तो ये क्या कहलाएगा साइकोटिक डिसऑर्डर। ऑप्शन में एक्यूट साइकोसिस, नेगेटिव सिम्टम, पॉजिटिव सिम्टम्स, तो ये क्या है साइकोटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सीजोफेनिया। तो सीजोफेनिया के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कौन सा नहीं है। ऑप्शन में हेलुसिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस ऑफ एटलीस्ट 6 months इंक्लूडिंग द प्रोड्रॉप, not due to the another mental illness such as mood disorder or medical condition, unexpected extraordinary enhancement of social educational और work function। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है सीजोफेनिया के। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एटलीस्ट वन मैनिक और मिक्स्ड एपिसोड मैनिया एंड डिप्रेशन विथ और विदाउट अ हिस्ट्री ऑफ मेजर डिप्रेशन। तो यहाँ पर यह बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें क्या है मैनिया और डिप्रेशन इन दोनों के मिक्स्ड एपिसोड हो रहे हैं किसी पर्सन में, बिना किसी मेजर हिस्ट्री के डिप्रेशन की। विथ डिप्रेशन भी हो सकता है और विदाउट डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर। एक ही पेशेंट को अलग अलग टाइम पर मैनिया डिप्रेशन दोनों हो सकता है, तो क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर। ऑप्शन में मेजर डिप्रेशन, डिस्टेमिक एक्सट्रीम डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अननोन इंटरनल वैग्यू थ्रेट इज कॉल्ड। तो अननोन इंटरनल वैग्यू अज्ञात आंतरिक अस्पष्ट खतरे को क्या कहा जाता है, एंजाइटी। ऑप्शन में हाइपर रिफ्लेक्सिया, एग्रोफोबिया, एंजाइटी एंड फियर। तो क्या है अननोन इंटरनल वैग्यू थ्रेट को क्या कहा जाता है, एंजाइटी। नेक्स्ट है यहाँ पर इन फोबिया प्राइमरी डिफेंसेस। तो फोबिया की कंडीशन में सबसे प्राथमिक बचाव प्राइमरी डिफेंस क्या होता है, रिप्रेशन। ऑप्शन में था डिस्प्लेसमेंट, इनेबिलिटी टू फील, एक्सेसिव रेज, क्या होता है रिप्रेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स विथ मेमोरी, लर्निंग एंड परसेप्शन एज वेल एज लॉस ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन एंड डिफिकल्टी विथ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये क्या है कैनाबीज। कैनाबीज के कारण मेमोरी में प्रॉब्लम होगी, लर्निंग में, परसेप्शन में, साथ ही साथ आपका जो मोटर कोऑर्डिनेशन है और सोचने समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो क्या है कैनाबीज के कारण, भांग के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज इज द रिजल्ट ऑफ न्यूरोनल एंड इंजरी दैट कैन अकर एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीवियर इंजरी पैराडिगम्स। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज है जिसमें न्यूरोनल और वेस्कुलर दोनों चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं किसी सीवियर इंजरी के कारण। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर वेस्कुलर। नेक्स्ट है यहाँ पर डाउनस्ट्रीम सेल्युलर एंड मोलिकुलर pathways that are increasingly being recognized as vital mechanism can prevent and reverse neuronal injury। ऑप्शन में था only prevent neuronal injury, aggressive neuronal injury, both prevent and reverse neuronal injury।
नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट रिफर्स टू सेवरल फॉर्म्स ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट एड्रेसिंग द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रेन डैमेज। तो यहाँ पर क्या है जो कॉग्निटिव बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस के जो परिणाम के कारण ब्रेन डैमेज हो सकता है उसको ठीक करने में यूज़ की जाती है। ऑप्शन है ऑर्गेनिक मेंटल सिंड्रोम, हेमेटोमा, कॉग्निटिव थेरेपी या फिर ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। क्या कॉग्निटिव थेरेपी। नेक्स्ट है यहाँ पर लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल इफ इट फुलफिल्स सर्टेन क्राइटेरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। लेबर को नॉर्मल कहा जाएगा तो उसमें सभी क्राइटेरिया हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म, विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, नेचुरल टर्मिनेशन विथ कंप्लीट एंड। तो लेबर को नॉर्मल कब कहा जाता है? जब स्पॉन्टेनियस ऑनसेट एट टर्म हो, 37 वीक के बाद हो, विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो और साथ ही साथ विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन हो। तो क्या होगा? नॉर्मल। लास्ट में क्या है? नेचुरल टर्मिनेशन विथ कंप्लीट एंड। नेक्स्ट यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ ऑनसेट लेबर यूजिंग नेगल्स फॉर्मूला इज डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। नेगल्स फॉर्मूला में जो एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं ऑनसेट ऑफ लेबर के लिए, डीडी के लिए, तो किस बेस पर रहेगा? एन एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द रफ गाइड टू द एन एक्यूरेट कैलकुलेशन, इम्प्रेसिव कैलकुलेशन। तो एक अप्रॉक्सीमेट चीज है जो बताएगा। जो नेगल्स फॉर्मूला है ये नहीं कह सकता कि आपकी डिलीवरी है जो आज ही होगी, इतने दिन के बाद ही होगी। इसमें एक अप्रॉक्सीमेट लगभग है जो चीज़ बताई जाती है, ऐसा नहीं है कि सेम ही दिन हो। तो यहाँ पर है क्या? रफ गाइड टू द। नेक्स्ट है यहाँ पर द परपीरियम और पोस्टपार्टम पीरियड जनरली लास्ट फ्रॉम एंड द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट आफ्टर डिलीवरी when the anatomic and physiologic change of pregnancy are reversed and the body returns to the normal non-pregnant state। तो यहाँ पर परपीरियम पीरियड का ड्यूरेशन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कितना होता है? 6 वीक होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में 6 to 8 वीक है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर when a patient is on continuous gastric suction the nurse would monitor which of the following complication। तो यदि किसी पेशेंट को कंटिन्यूस गैस्ट्रिक सक्शनिंग करवाई जा रही है तो आप किस चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? ऑप्शन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपरकैलेमिया या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जिसकी कंटिन्यूस गैस्ट्रिक सक्शनिंग हो रही है तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं वो क्या हो सकता है? हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट है यहाँ पर द टर्म और लेबर डिस्टोकिया रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन देयर इज स्लो और नो प्रोग्रेस इन लेबर। लेबर डिस्टोकिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन लेबर और एबनॉर्मल लेबर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, एबनॉर्मल लेबर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्रीज रिस्क एसोसिएटेड विथ एबनॉर्मल लेबर। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो एबनॉर्मल लेबर के लिए रिस्क नहीं करेगा, कारण नहीं बनेगा, रिस्क फैक्टर नहीं बनेगा? ऑप्शन में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, एडमिशन टू हाई डिपेंडेंसी यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो यदि किसी को एबनॉर्मल लेबर की कंडीशन है तो उसके लिए और रिस्क इंक्रीज किसके द्वारा नहीं होंगे? तो वो होंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के द्वारा, वहाँ पर और अच्छी केयर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पर एनी अमाउंट ऑफ एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर of delivery should be taken as a serious complication and women should be referred। तो any amount of active vaginal bleeding after, तो डिलीवरी के यदि 24 घंटे बाद तक क्या हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो कितने टाइम के बाद? तो ये 24 घंटे के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन हु डेवलप परपीरियल मास्टाइटिस। तो यहाँ पर किस वुमेन के लिए जो परपीरियल मास्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? ऑप्शन में ब्रेस्ट फीडिंग इज डिस्करेज, ब्रेस्ट फीडिंग इज इनकरेज, न्यू बेबी फेड फॉर्मूला मिल्क, न्यू बॉर्न बेबी इज फेड काउ मिल्क। तो उसके लिए परपीरियल मास्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे जो अपने बेबी को स्तनपान नहीं करवा रही हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डिस्करेज करवाई जा रही हैं, तो उनको परपीरियल मास्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिन फॉर इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। तो अबॉर्शन के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, अबॉर्शन इंड्यूस करना है, तो वो होगा मीजोप्रोस्टोल टैबलेट 200 mcg। मीजोप्रोस्टोल टैबलेट 200 माइक्रोग्राम है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। तो माल रोटेशन का टिपिकल सिम्टम क्या है। ऑप्शन में है एबनॉर्मल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल, बिलियरियस वॉमिटिंग। बिलियस वॉमिटिंग है जो माल रोटेशन का मेन टिपिकल साइन है। नेक्स्ट है यहाँ पर हु सेड द फॉलोइंग वर्ड, who said the following words? The most important practical lesson that can be given to nurses is to teach them what to observe, how to observe, what symptoms indicate improvement, what the reverse, which are importance, which are of none, which are the evidence of neglect, and what kind of neglect. तो ये सभी चीज़ें किसने कही हैं, तो एक ये कही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जिसको फादर ऑफ नर्सिंग माना जाता है। तो ये किसने की है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट स्टीफन हॉस्पिटल एट दिल्ली वॉज द फर्स्ट वन टू बिगन ट्रेनिंग द इंडियन वुमेन एज ए नर्स इन। तो जो यहाँ पर सेंट स्टीफन हॉस्पिटल था दिल्ली का, जहाँ पर पहली इंडियन वुमेन एज अ नर्स है जो रखी गई थी, तो वो कब खुला था, खुला था 1867 में, 1867 में। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम इज नॉट कंडक्टेड। तो किस प्रोग्राम को है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगी। ऑप्शन में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम, या बीएससी नर्सिंग। तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा, होगा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, क्योंकि डिप्लोमा प्रोग्राम है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इशू रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ नर्सिंग स्टाफ। इनमें से कौन सा है जो की इशू नहीं है नर्सिंग स्टाफ को लेके। ऑप्शन में है सीरियस टीचिंग स्टाफ शॉर्टेज, रिलायंस ऑन पैरेक्सिस बेस्ड करिकुलम, ओवर क्लस्टर्ड करिकुलम, पुअर स्टूडेंट लिविंग अकोमोडेशन। तो जो की इशू नहीं है नर्सिंग स्टाफ एजुकेशन को लेके वो क्या है, रिलायंस ऑन पैरेक्सिस बेस्ड करिकुलम। नेक्स्ट है यहाँ पर द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल सेल फॉर बी पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कितने साल के लिए सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल का है जो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो किया जाता है 3 साल के लिए। भारतीय नर्सिंग परिषद का सचिव केंद्र के सरकार द्वारा नियुक्त होगा, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू नर्सिंग रिसर्च दैट वुड जनरेट नॉलेज टू गाइड प्रैक्टिस इन। तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, हेल्थ को प्रमोट करने की। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सिंग नॉलेज बेस्ड ऑन रिसर्च प्लेस अ फंडामेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। तो किस तरीके का रोल होगा, होगा एम्पेरिकल, बेस्ड ऑन एम्पेरिकल रिसर्च पर। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर 2 पार्ट और, एक है रिसेंट एडवांस हेल्थ केयर और दूसरा है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को लेके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है means any based which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human being or animals or in research activities pertaining thereto in the production or testing of biological including categories mentioned in schedule 1st of the VMW rules 2016। तो ये सभी क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट की सीधा डेफिनेशन ही दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये किस वेस्ट में शामिल होंगे, तो ये होंगे बायोमेडिकल वेस्ट में। किसी पर्सन को डायग्नोस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, किसी एनिमल रिसर्च, इन सभी चीज़ों में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं तो वो क्या कहलाएंगी, कहलाएंगी बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर द मेजर साइलेंट फीचर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2016 को आया था उसके सभी मेजर साइलेंट फीचर हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल इट्स हेल्थ केयर वर्कर्स एंड इम्यूनाइज ऑल हेल्थ वर्कर रेगुलरली। तो ये बिल्कुल सही है। रिपोर्ट मेजर एक्सीडेंट, एक्सिस्टिंग इंसिनरेशन टू अचीव द स्टैंडर्ड फॉर रिटेंशन टाइम इन सेकेंडरी चैम्बर एंड डायोक्सिन एंड फ्यूरेंस विद इन 2 ईयर। लास्ट है एस्टेब्लिश अ कूपन सिस्टम फॉर बैग्स और कंटेनर्स कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट फॉर डिस्पोजल। तो यहाँ पर कूपन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थिंग टू बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग ड्यूटी रोस्टर। जब आप ड्यूटी रोस्टर बना रहे हैं तो कौन सी चीज़ है जो आपको कंसीडर नहीं करना है। ऑप्शन में है द शेड्यूल शुड बी एज पर द स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नीड। जब भी आप ड्यूटी रोस्टर बना रहे हैं तो जो हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपका जो शेड्यूल बन रहा है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नीड के अकॉर्डिंग है जो शेड्यूल बनना चाहिए, ना कि ऐसा कि आपको जब ज़रूरत हो आप उस टाइम पर जाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर द हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेटिव सिस्टम डेजिग्नेटेड टू मैनेज द फाइनेंशियल एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द हॉस्पिटल। इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है HIS है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, क्लिनिकल मैनेजमेंट, सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो HIS का एम क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। क्या है, पेशेंट केयर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सिंग स्किल इन टर्सरी हॉस्पिटल इन सुपर स्पेशलिटी हैज नेसेसिटाइज्ड अडॉप्टिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू द आइडेंटिटी द डेवलपमेंट नीड्स द नर्सिंग वर्क फोर्स टर्सरी केयर सेंटर। ये सभी चीज़ें किस टाइप की नीड में आएंगी ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट में। नेक्स्ट है यहाँ पर What is intended to prepare registered BSc nurses to provide advanced nursing care to adults who are critically ill। तो यहाँ पर किस तरीके का इंटेंडेड प्रिपेयर जो प्रोग्राम है क्रिटिकली इल पेशेंट को दिया जाएगा, वो क्रिटिकली केयर नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल टू अ होम क्वारंटीन पर्सन इन्फेक्टेड विद कोविड-19 इज करेक्ट। तो यहाँ पर कोविड-19 पेशेंट को लेके जो होम क्वारंटीन को लेके प्रोटोकॉल दिया गया है तो वो इनमें से सही क्या है, तो होगा स्टे इन अ वेल वेंटिलेटेड सिंगल रूम प्रेफरेबली विथ एन अटैच्ड सेपरेट टॉयलेट। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो क्वारंटीन को लेके रूल दिए हैं, प्रोटोकॉल दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यदि कोविड-19 का कोई पर्सन पॉजिटिव है तो उसके लिए एक सिंगल रूम में जहाँ पर अटैच बाथरूम हो वहाँ पर रखना होगा और रूम वेल वेंटिलेटेड हो। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस। इनमें से क्या है जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है हैंड हाइजीन, फीड अदर्स विथ ऑन हैंड, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो यहाँ पर जो एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है वो क्या, दूसरों को अपने हाथ से खिलाना, बाकी ये सभी है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड बिकॉज द पेशेंट एंड हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में बी। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लिए जाते हैं हेल्थ केयर एनवायरनमेंट के, पेशेंट और हेल्थ केयर एनवायरनमेंट के लिए। तो क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के कारण, क्योंकि किसी दूसरों को भी ये है जो होने के चांस रहेंगे, इसीलिए क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लिए जाते हैं, क्योंकि पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर को जो रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के कारण है जो ये सभी प्रिकॉशन लिए जाते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर के आए थे यहाँ पर हेल्थ प्रोग्राम को लेके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 91 है द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च इज। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च क्या है, इंटेंटेड टू क्रिएट अ पूल ऑफ टैलेंटेड हेल्थ रिसर्च पर्सनल, प्रतिभाशाली स्वस्थ अनुसंधान कर्मियों का एक समूह बनाना। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको लॉन्च किया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने, जो भी गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले लोग हैं उनके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड्स फॉर रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू टुवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन फ्लॉटेड अमंग्स द एंटायर फैमिली। तो कितना यहाँ पर राशि दी जाती है, 30,000 तक। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पूरे परिवार में से किसी के भी अस्पताल में भर्ती होने के लिए 30,000 रुपये की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
अकॉर्डिंग टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ब्रांडिंग गाइडलाइंस, which of the following categories in rural and urban would be automatically covered under PMJAY? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है जो क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं, तो वह डेस्टिट्यूट लिविंग ऑन आर्म्स, भिक्षा पर निर्भर निराश्रित। नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट टाइटल आयुष्मान भारत आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गाइडलाइंस फॉर रिलीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर ये है कि कितना जो PMJY स्कीम है इसके तहत कितना राशि दी जाती है, तो वह 5 लाख। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु इज एन एंड्रॉइड एंड iOS ऐप डेडिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ सिंड्रोमेटिक मैपिंग एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ द कोविड-19। तो आरोग्य सेतु किसके लिए लाई गई थी? कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अप टू हाउ मेनी पीपल कैन बी रजिस्टर्ड इन द कोविन पोर्टल थ्रू वन मोबाइल नंबर, तो एक मोबाइल नंबर से कितने कोविन पोर्टल पर कितने लोगों को रजिस्टर किया जा सकता है वैक्सीनेशन के लिए, तो वो है 4। ये क्वेश्चन प्रीवियसली जो GMC का पेपर हुए थे उनमें भी आए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी रुपीज इकोनॉमिक पैकेज अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान टू गेट अवर कंट्री आउट ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस। तो कोरोना वायरस क्राइसिस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने जो कितनी राशि अनाउंस की थी आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, तो की थी 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग, तो JSY स्कीम का जो एम था वो क्या था? रिड्यूसिंग द मैटरनल न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। JSY स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्ट था कि मैटरनल न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना है, कैसे? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है, जितनी भी गरीब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो बेनिफिशियर्स ग्रुप की महिलाएं कौन है? 18 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। यदि आप GMC के पेपर परचेस करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये पेपर भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो आप लोग ले सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।